नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एडुटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 17 अगस्त 2020, दिन है सोमवार। तो आज जो हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के विषय में। उसके बाद बीओ प्रारंभिक परीक्षा जो संपन्न हो गई उसके विषय में चर्चा करेंगे। उसके बाद तो धोनी और रैना ने जो खेल से संन्यास लिया उसके विषय में, और सितंबर से नए नियमों के साथ जो नियमों में स्कूल खोलने के बदलाव हुए हैं उनके साथ हम जो है सभी विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, और कोरोना पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। पहली खबर जो है आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। कल एक लाइव कार्यक्रम में, फेसबुक लाइव कार्यक्रम में एएसजी ऐश्वर्या भाटी मैम ने से छात्रों ने अपनी प्रश्न पूछे, जिसमें उन्होंने अपना जो उत्तर दिया और बताया कि काफ़ी ज़्यादा पक्ष होने के कारण ऑर्डर आने में देरी हो रही है। साथ ही कहा कि मेरिटोरियस कैंडिडेट को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा सा उनका कहने का मतलब है कि जो आपका केस है 69,000 वाला भर्ती वाला, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे केस टैग होने के कारण इसमें जो रिटन सबमिशन है बहुत ज़्यादा पक्षों का रखा गया है, जिस वजह से जो है मेरिट जो ऑर्डर आने में देरी हो रही है। तो इसके लिए किसी भी मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सभी के लिए सकारात्मक खबर है, ऑर्डर देर सवेर आ जाएगा, तो किसी को अधीर होने की आवश्यकता नहीं है। और जैसा उन्होंने कहा कि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ऑर्डर जो है योग्यता के पक्ष में होगा और जल्द आएगा। अभी शायद एक जज जो हैं वो लीव पर चल रहे हैं, इस वजह से ऑर्डर में थोड़ा डिले हो रहा है। तो जैसे ही कोई सूचना मिलेगी आप सबको अपडेट किया जाएगा। एक और 69,000 भर्ती से जुड़ी हुई खबर है। कल एनसीबीसी ने एक प्रारूप भेजा है, जिसके आधार पे उन्होंने अपने जवाब मांगे हैं 20 तारीख को, जिसमें कई पॉइंटों पर जो है जवाब मांगे गए हैं। जैसे पहला पॉइंट है, कृपया एमआरसी लागू करने से पूर्व चयन परिणाम सूची के अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी को नीचे दिए प्रारूप में उपलब्ध कराएं। रजिस्ट्रेशन नंबर, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, आवंटित वर्ग, विशेष आरक्षित वर्ग और गुणांक। ऐसे ही कृपया एमआरसी लागू करने के पश्चात, देखिए जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसने जो जवाब मांगा है उसमें एमआरसी लागू करने से पूर्व पूरा डाटा और एमआरसी लागू करने के बाद का पूरा डाटा मांगा है। तो इसको सरकार को प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद विशेष आरक्षण वालों का भी वर्गवार डाटा मांगा गया है। तो सरकार से जो निवेदन है कि इस डाटा को शीघ्र से शीघ्र आयोग के पास पहुंचाएं, अन्यथा जो 20 तारीख की सुनवाई है उसमें डाटा लेकर प्रस्तुत हों और आयोग को अपने जवाब से संतुष्ट करें। और आशा करते हैं कि यहाँ से कोई नया विवाद जन्म नहीं लेगा और ये विवाद का अंत भी यहीं हो जाएगा और भर्ती जो है जल्द से जल्द सकुशल पूरी हो, ऐसी हम आशा करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बीओ परीक्षा आखिरकार सकुशल संपन्न हो गई, लेकिन 56% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। दिखा कोविड-19 का असर, कम रही उपस्थिति। बिल्कुल निश्चित रूप से जो छात्र या छात्राएं स्वास्थ्य को लेकर ज़्यादा चिंतित थे या परेशान थे, उन्होंने परीक्षा छोड़ दी और बहुत 44% केवल छात्रों ने परीक्षा दी है। तो तेज़ी से फैल रहे कोरोना संक्रमण का असर रविवार को आयोजित खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा पर भी दिखा। आधे से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। बीओ के 309 पदों के लिए 5,28,314 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें से 2,33,393 यानी 44.18% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा के लिए 18 जनपदों में 1127 केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा दोपहर 12 से 2 बजे की पाली में आयोजित की गई।
ज़्यादातर अभ्यर्थियों के सेंटर दूसरे जिलों में थे। हालांकि इस परीक्षा के कारण रविवार को लॉकडाउन में तमाम तरह की छूट दी गई थी ताकि परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो। इसके बावजूद परीक्षार्थियों की उपस्थिति कम रही। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को मास्क पहनकर आना अनिवार्य था। उन्हें अपने साथ हैंड सैनिटाइजर और पीने के पानी की बोतल भी रखने को कहा गया था। परीक्षा देने वाराणसी, आजमगढ़ एवं अन्य जिलों से यहाँ अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा केंद्र तक पहुँचने के लिए निजी वाहन बुक करा रखे थे। मुख्य परीक्षा के आधार पर होगा अंतिम चयन। तो बिल्कुल इसमें जो है प्री के बाद मुख्य परीक्षा होगी, उसके आधार पर अंतिम चयन होगा। और परीक्षार्थियों ने दावा किया है कि इसमें एक सवाल गलत है, क्योंकि उस जवाब के रूप में 4 विकल्प दिए गए थे, उनमें कोई सही नहीं था। एक प्रश्न जो है पूछा गया है इसमें ऐसा जिसके 4 विकल्प गलत थे, ऐसा अभ्यर्थियों ने दावा किया है। और काम नहीं आई करंट अफेयर्स की तैयारी, 6 माह पुराना पेपर, नहीं पूछा गया कोविड-19 से जुड़ा कोई भी सवाल। तो बिल्कुल निश्चित रूप से इस परीक्षा की तैयारी 6 महीने पूर्व 6 महीने से ज़्यादा हो गए, उससे पूर्व से ही चल रही थी। तो इसमें जो करंट के प्रश्न हैं वो फरवरी मार्च तक के ही पूछे गए हैं, उसके बाद के, लेकिन जो बच्चे और अभ्यर्थी थे वो उसके बाद अभी तक की करंट अफेयर उन्होंने तैयार कर रखी थी। तो जिस कारण उन्हें खासी निराशा जो है हाथ लगी है। और जो पुरानी करंट अफेयर पूछी गई है तो उस पर सभी ने ध्यान नहीं दिया और उससे थोड़ा सा परीक्षा पे असर देखने को मिल सकता है। बीओ पर एक और बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती की तरह बीओ परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। तो बिल्कुल जो बीओ परीक्षा में सॉल्वर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और एसटीएफ ने रसूलाबाद स्थित केंद्र से मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देते सॉल्वर को गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर बाहर मौजूद अभ्यर्थी को भी धर दबोचा। दोनों से नकदी समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि रसूलाबाद स्थित चिन्मयानंद विद्यालय में मूल अभ्यर्थी की जगह सॉल्वर बिठाकर परीक्षा दिलाए जाने की सूचना मिली थी। एसटीएफ टीम ने केंद्र पर पहुंचकर जांच पड़ताल की तो यहां सुधीर पटेल पुत्र रामलन सिंह निवासी टुडियार श्री कपूरा मेजा नाम का सॉल्वर मिला। जांच पड़ताल में पता चला कि धीरेन्द्र कुमार मौर्य पुत्र श्याम जी निवासी मवैया हिंदवानी थाना सराय ममरेज की जगह परीक्षा दे रहा था। इसके बाद उसकी निशानदेही पर परीक्षा केंद्र पर बाहर मौजूद मूल अभ्यर्थी धीरेन्द्र को भी गिरफ्तार कर लिया गया। और खबर मिली है कि इसका सरगना जो है कोचिंग संचालक है और सॉल्वर गिरोह के सरगना की तलाश की जा रही थी। तो मामले में शिवकुटी थाने में धोखाधड़ी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों को शिवकुटी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। नीरज पांडे एएसपी एसटीएफ प्रयागराज। तो निश्चित रूप से एसटीएफ के साथ बड़ी सफलता लगी है और जो परीक्षा में धांधलेबाजी करते हैं अभ्यर्थी, उनको गिरोह का जो है भंडाफोड़ हुआ है। और आशा करते हैं जल्द से जल्द इससे जुड़े हुए जो तमाम अभ्यर्थी या तमाम सॉल्वर या इसके जो सरगना हैं जल्द से जल्द पुलिस की जद में होंगे। तो परीक्षा सकुशल जो है संपन्न हो गई। और एक और खबर निकल के आ रही है, हाईकोर्ट 3 दिन फिर बंद। तो कोविड-19 संक्रमण को प्रकोप को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट व इसकी लखनऊ खंडपीठ 17 से 19 अगस्त तक बंद रहेगी। इस दौरान मुकदमों की मैनुअली फाइलिंग भी नहीं होगी। तीनों दिन केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई होगी। प्रधान पीठ इलाहाबाद में, मुख्य न्यायाधीश व लखनऊ खंडपीठ में वरिष्ठ न्यायमूर्ति अति आवश्यक मामलों की सुनवाई करेंगे। तो निश्चित रूप से प्रदेश में कोरोना का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है। इस वजह से कोर्ट में बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है कि 3 दिन 17, 18, 19 को कोर्ट बंद रहेगा। केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई खुद मुख्य न्यायाधीश करेंगे। ये जो खबर आ रही है, सितंबर से देश भर में खोले जा सकते हैं स्कूल। ये पहले भी खबर आ चुकी है और फिर से खबर जो आई है। तो कोरोना संक्रमण के चलते मार्च से बंद पड़े स्कूलों को सितंबर से खोला जा सकता है। अभी जो प्रस्तावित योजना है उसमें 10वीं व 12वीं के बच्चों को पहले बुलाया जाएगा, जिन्हें रोटेशन के तहत हफ्ते में 2 से 3 दिन ही स्कूल आना होगा। जैसे जैसे हालात सामान्य होंगे वैसे वैसे बाकी कक्षा के छात्रों को भी बुलाने का फैसला लिया जाएगा। स्कूलों को खोलने का प्लान 15 अगस्त के बाद हो सकता है। वैसे भी जिस तरीके से सुरक्षा मानकों के तहत सार्वजनिक बसों का संचालन शुरू किया गया, बाजारों व मंदिरों को आम लोगों के लिए खोला गया, उससे स्कूल खोलने का दबाव बढ़ने लगा है। इसे लेकर निजी स्कूल सबसे ज़्यादा सक्रिय हैं। उनका मानना है कि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन नहीं कराई जा सकती, खासकर जिनकी बोर्ड परीक्षा अगले कुछ माह बाद होने वाली हैं। बगैर क्लासरूम और लैब तक लाए उनकी पढ़ाई अधूरी ही रहेगी। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मौजूदा समय में जब सब कुछ खुल गया है तो स्कूलों को भी सेफ्टी गाइडलाइन के साथ शुरू किया जा सकता है। इससे कोई परहेज नहीं है।
तो एनसीईआरटी ने तैयार की सेफ्टी गाइडलाइन, स्कूलों के लिए सेफ्टी गाइडलाइन एनसीईआरटी ने तैयार की है। इसमें बच्चों के बीच की दूरी 2 गज रखने, मास्क लगाने, हाथ को साबुन से साफ करने, क्लास को हर दिन सैनिटाइज करने, असेंबली आयोजित नहीं करने, हाथ धुले बगैर बच्चों को कुछ भी नहीं खाने को लेकर जागरूक करने पर सुझाव दिए गए हैं। तो निश्चित रूप से स्कूल खोले जा सकते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बच्चों को नियंत्रण करना वास्तव में बहुत कठिन होता है। तो बच्चों को जो असेंबली है, लंच है, या मास्क, उनका सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब चीज़ों को लेकर टीचर को जो है सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी, तभी बच्चे सुरक्षित रह सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में जो इसका परिणाम है वो भयावह हो सकता है। तो आशा करते हैं कि भाई जल्द से जल्द पहले बोर्ड परीक्षा के जो हैं कक्षाएँ लगने लगें, क्योंकि उनका जो वर्ष है वो बर्बाद ना होने पाए और उनका जो पढ़ाई है वो सुचारू रूप से चलता रहे। छोटी क्लासें धीरे धीरे बाद में खुलती रहेंगी, पहले बोर्ड परीक्षा की क्लासें चालू हो जाएं। अब बात करेंगे नए नियमों के। अभी कल परसों में एक शासनादेश के जरिए एक नए नियम बनाए गए हैं कि प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां 15 दिन कम हुई, 1 घंटा बढ़ाया गया स्कूलों की पढ़ाई का समय, तय हुआ इंटरवल का वक्त। तो प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियाँ 15 दिन कम कर दी गई हैं। अब स्कूल छुट्टियों के बाद 1 जुलाई के बजाय 16 जून से ही खुल जाएंगे। 31 दिसंबर से 14 जनवरी तक जाड़े की छुट्टियां रहेंगी। अभी तक जाड़े में छुट्टियां शैक्षिक कैलेंडर का हिस्सा नहीं थी। वहीं स्कूलों में पढ़ाई का समय 1 घंटा बढ़ाया गया है और इंटरवल का समय भी तय कर दिया गया है। इस बारे में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सभी जिलाधिकारियों, मुख्य विकास अधिकारियों, जिला शिक्षा परियोजना समिति व सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत 1 अप्रैल से 30 दिसंबर के दरमियान सुबह 8 से 2 बजे तक स्कूल चलेंगे। फिर 8 बजे प्रार्थना सभा होगी, फिर योगाभ्यास करवाया जाएगा। 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच 9 से 3 बजे तक स्कूल चलेंगे। प्रार्थना सभा 9 बजे होगी, फिर योगाभ्यास होगा। हर पीरियड 40 मिनट का होगा। तो सरकार जो है नई शिक्षा नीति को ध्यान में रखकर जो स्कूलों का कायाकल्प कर रही है और इसके पाठ्यक्रम और बाकी जो योजनाएं बना रही हैं, सभी पे इस चीज़ का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चों के हित जो हैं प्रभावित ना हो, उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले और जो उनका सर्वांगीण विकास का जो लक्ष्य है वो पूरा हो। ठीक है, इसी में बात कर लेते हैं। और जो नियम आए 45 के दिन बजाय 25 दिन का होगा ग्रीष्मावकाश। साल में कम से कम 240 दिन खुलेंगे स्कूल। ये जो है बाध्यता है, 240 दिन से कम का सेशन नहीं होगा, चाहे कैसे भी हो। अगर फर्जी शिक्षक के लिए बीओ और प्रधान अध्यापक होंगे जिम्मेदार। नेतागिरी पर लगेगी लगाम। हर महीने प्रधान अध्यापकों की बैठक। तो हर महीने के चतुर्थ शनिवार को उस विकास खंड के सभी जो प्रधान अध्यापक हैं उनकी बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें उनके सुझाव और शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। और शिक्षकों की समस्याओं के लिए एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 180041190102। हर 2 हफ्ते में बच्चों का होगा टेस्ट। बच्चों को प्रतिदिन कक्षावार और विषयवार गृह कार्य दिया जाएगा। शिक्षक अगले दिन गृह कार्य का मूल्यांकन करेंगे। बच्चों को हर 2 हफ्ते में यूनिट असेसमेंट टेस्ट लिया जाएगा। बच्चों और विद्यालय का ऑनलाइन रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। अध्यापन में टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट का उपयोग किया जाएगा और सभी स्कूलों में होंगे पुस्तकालय। और एक खबर और है, पढ़ाई की गुणवत्ता में सुधार के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम तैयार। तो बिल्कुल निश्चित रूप से सरकार जो है कमर कस चुकी है बेसिक शिक्षा की जो सूरत संवारने के लिए। तो इसमें हम सभी को, हम शिक्षक, छात्र, अभिभावक और समाज सभी की जो भूमिका है वो अपनी स्थान पर महत्वपूर्ण है। तो हम सभी को अपनी भूमिका का निर्वहन करना होगा, तभी समाज जो है एक नई दिशा में और उचित दिशा में अग्रसर होगा और जो बच्चे हैं उनका भविष्य तभी निर्माण हो पाएगा। तो इसके लिए हम सभी को तैयार रहना होगा। अगली खबर जो आ रही है बहुत ही बुरी खबर है और कह सकते हैं शोक खबर है। यूपी के मंत्री पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का निधन। यूपी के कैबिनेट मंत्री और पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का रविवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। 11 जुलाई को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद उन्हें लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में भर्ती कराया गया था। बाद में किडनी संबंधित समस्या के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिससे उन्हें गुरुग्राम शिफ्ट किया गया था। मेदांता अस्पताल ने कोई बुलेटिन जारी नहीं किया है। सूत्रों ने बताया 73 वर्षीय चौहान का आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा था। शुक्रवार को किडनी में संक्रमण बढ़ने पर वेंटिलेटर पर रखा गया था। शनिवार रात उनके कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। बताया जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से किडनी में संक्रमण बढ़ गया। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने दुख जताया। चौहान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत तमाम हस्तियों ने दुख जताया। तो बहुत ही दुखद खबर है और हम सभी जो है इनको माननीय मंत्री जी को श्रद्धांजलि देते हैं कि उनकी ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और दुख के इस समय में उनके परिवार को हौसला दे और कष्ट सहने की शक्ति दे। धोनी ने अचानक संन्यास के फैसले से सबको चौंकाया, सुरेश रैना भी धोनी की राह पर। तो ये खबर हमने आपको कल ही बता दी थी कि धोनी और रैना ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और वो केवल अब आपको आईपीएल में खेलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मैदान पर अपने फैसले से चकित करने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के 16 साल के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहकर सभी को चौंका दिया। हालांकि वह यूएई में होने वाले आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से हेलीकॉप्टर शॉट लगाते नजर आएंगे। धोनी ने 2014 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के बीच अचानक टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया था। रांची के इस राजकुमार ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से विदाई भी अनोखे अंदाज में ली। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों को एक कोलाज डाला और गाना चला दिया, मैं पल दो पल का शायर हूँ। पिछले साल जुलाई में विश्व कप सेमीफाइनल के बाद उन्हें कोई मैच नहीं खेला था। तो बिल्कुल निश्चित रूप से एक महान खिलाड़ी, और एक महान नहीं 2 महान खिलाड़ी जो हैं क्रिकेट की दुनिया को उन्होंने अलविदा कह दिया है। अब वो अपने जीवन की दूसरी पारी जो है शुरू करेंगे और सभी युवाओं को और हम सबको जो है उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि किन परिस्थितियों से उन्होंने निकलकर देश को किस मुकाम पर पहुंचाया। उनकी कप्तानी में देश ने तीनों प्रारूपों पर जीत हासिल की, T20 वर्ल्ड कप, वनडे इंटरनेशनल और चैंपियंस ट्रॉफी। तो सभी की तरफ से दोनों क्रिकेटर को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो हमारी समाप्त होती है। आशा करते हैं जो आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपका कोई सुझाव है या सजेशन है या कोई प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।